Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया हुआ था फिस्कल पॉलिसी के बारे में, जिसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको चार्ट्स भी दिखाए थे, तो उनको प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगी, कंटेंट आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है और चार्ट्स के थ्रू कोशिश करूंगी पढ़ाने की, क्योंकि जो चार्ट्स होते हैं उनसे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता आपको पढ़ने का, याद रखने का चीज़ों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी थी आज का हमारा टॉपिक। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक डिफरेंस चार्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, इंटरेस्ट रेट्स और सप्लाई ऑफ मनी, ये दो कीवर्ड्स हैं इसके मॉनेटरी पॉलिसी के। कहीं भी आपको इंटरेस्ट रेट्स दिखाया जाता है या मनी सप्लाई दिखाया जाता है तो वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मैंने आपको टैक्सेशन बताया था, पब्लिक डेट बताया था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, इसका सिंपल सा रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जो भी महंगाई है ना, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपकी क्या है, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन का मतलब कि किस तरीके से तो गवर्नमेंट जो है ना वो पब्लिक के लिए खर्चा करती है और किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेशन के थ्रू, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी बताती है। अगर यहाँ बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये आपकी आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक जो है वो मैनेज करती है। फिस्कल पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जो मनी सप्लाई का होता है, कि किस तरीके से इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हमारा मनी सप्लाई जो है वो एक्सपेंड हो रहा है तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे हमारे मनी सप्लाई इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है ना रियल इकोनॉमी पे, वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसको तो सिर्फ इन्फ्लेशन से लेना देना है ना। मॉनेटरी पॉलिसी इज ओनली रिलेटेड टू द इन्फ्लुएंस, किस तरीके से इन्फ्लेशन पे किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो मेन जो पॉइंट है वो इन्फ्लेशन है। फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो रियल इकोनॉमी पे इसका जो है ना वो रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी रियल इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी का क्या मतलब है, जहां पे आपको रोजगार मिले, इनकम जनरेट हो, तो ये काम जो है वो आपका फिस्कल पॉलिसी करता है। ठीक है, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी रियल इकोनॉमी में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज लेस इम्पैक्ट ऑन द रियल इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट है। इन्फ्लेशन थोड़ी ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू स्पार्क्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्पेंडिंग पे ध्यान देता है, ये आपकी इन्फ्लेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान देता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आपका, और ये मैं चार्ट जो लेकर आई हूँ ये एज इट इज आपको जो है वो आपको रटना है। ठीक है, ये वाला रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपके सामने ओरली आपको बताती हूँ, इससे क्वेश्चन अभी पिछली बार दिसंबर में भी आया है। जून का जो आपका पेपर लीक हो गया था उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द, आपको ऑप्शंस दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको टिक लगाना था, आपके पास ऑप्शंस थे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मोरल सुएशन। तो आपको ये बताना था इसमें से क्वांटिटेटिव कौन सा, क्वालिटेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये चार्ट जो मैंने आपको बताया है इसको आप लोग अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्वांटिटेटिव के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपकी पब्लिसिटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन ऑफ लोन, एडजस्टिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। बुक में सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो क्रेडिट का दिया है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एक आपका मार्जिन दिया हुआ है और आपका मोरल सुएशन दिया हुआ है। इसे पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन और एडजस्टिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन, ये आपके लिए न्यू पॉइंट्स है और क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोगों को इन्हीं पॉइंट्स में से टिक लगाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, एज इट इज आपको अपने दिमाग में इसको सेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इनके अंदर की डिटेल भी पढ़नी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी, ये जो चार्ट है आपके अंदर आप देख सकते हो ये वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पे क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो बाय करेगी
या तो सेल करेगी, या तो खरीदेगी या तो बेचेगी टू रेगुलेट द शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। ठीक है, ये किसका टाइप है? क्वांटिटेटिव का। और देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैं एमसीक्यूज बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, लेकिन पहले थ्योरेटिकल कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आप तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी। सिर्फ एमसीक्यू करने से आपसे वहां पे जाके जेआरएफ नहीं निकलेगा आपका। आपको पहले थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और यही से ही बनते हैं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, फिर आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब है बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई या तो खरीदेगी या तो बेचेगी। अब ये आपको क्या पढ़ना है, कब खरीदेगी और कब बेचा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अगर अगर आरबीआई चाहती है कि सिस्टम में ज्यादा फंड आए, लिक्विडिटी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी? बाय करेगी। क्या करेगी? बाय। इतना एक पॉइंट बना लीजिए, जब भी इंड्यूस लिक्विडिटी की बात आएगी कि लिक्विडिटी इंड्यूस करनी है, तो क्या करना है आपको? बाई करना है। जब आएगी कर्व करना है, यानी कंट्रोल करना है, लिमिट करना है, नहीं चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है, लिमिट करना है अमाउंट ऑफ मनी इन द सिस्टम, तो क्या करेगी? बेच दो, सेल कर दो। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इंड्यूस करना है लिक्विडिटी को तो बाय करनी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपको कर्व करनी है तो आपको, यानी कंट्रोल करनी है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। देखिए यही एक मेथड होता है किसी भी चीज को अपने दिमाग में सेट करने का। आप पूरी चीज ऐसे पढ़ के आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे कि इफ आरबीआई वांट्स टू इंड्यूस लिक्विडिटी, देन आपको एरो बना के बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इफ आरबीआई वांट्स टू कर्व द अमाउंट ऑफ मनी, तो आपको लिखना पड़ेगा इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट आपका आता है बैंक रेट। बैंक रेट जो है वो आपका, ये भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है, और इसको, इसका एक और नाम है जो कि आपके मैच द कॉलम क्वेश्चंस में आता है। बैंक रेट और रेपो रेट, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो आपका बैंक रेट है ना, उसको आपको किस तरीके से याद रखना है, ये आपका डिस्काउंट रेट है। ठीक है, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो होती है वो उधार पैसे देती है कमर्शियल बैंक्स को, इस रेट पर, कि मैंने 7% पे आपको दिया, 8% पे आपको दिया। जितना ज्यादा बैंक रेट इंक्रीज करोगे आप, उतना ज्यादा मनी सप्लाई कम होती जाएगी। कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को ज्यादा रेट पे देने लगेगी, उधार लेगी तो इंटरेस्ट ज्यादा देने लगेगी। तो आप लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, उनके पास जो है वो क्या होगा? ज्यादा देने को नहीं बचेगा। इसीलिए कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोली जाती है। अगर वहीं पे बैंक रेट को कम कर दिया जाए तो इससे फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएंगे और टोटल मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। पर जो इसका कीवर्ड है वो डिस्काउंट रेट जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अभी बता देती हूँ। क्वेश्चन आपका ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट अ कमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट विद आरबीआई। तो आपके पास ऑप्शन थे सीआरआर, एसएलआर, बाकी बैंक रेट, रेपो रेट, तो आपको टिक लगाना था। सीधे डेफिनेशन में से क्वेश्चन आया हुआ है कि कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जब भी कोई बैंक अपने टोटल डिमांड और अपनी लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास जमा करती है। किसके पास जमा करती है? आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है। किस फॉर्म में करती है? कैश के फॉर्म में करती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट है कि डिपॉजिट विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा सीआरआर डिपॉजिट पे। ये आप मत सोचिएगा कि आरबीआई आपको कुछ देगा बदले में, इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरी चीज, आरबीआई जो है ना कोई भी फिक्स रेट नहीं करता कि ठीक है हम 5% से नीचे का नहीं कर सकते, 10% से आगे का नहीं कर सकते। यानी आपका कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं होता, सीलिंग और फ्लोर प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं होता। उनकी मर्जी, वो आप पे कितना भी आपसे सीआरआर ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर अब इसमें याद करने की एक चीज और यहाँ पर यह है कि सीआरआर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा सीआरआर देना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा देना पड़ेगा तो कस्टमर्स के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा देने के लिए, उनके पास पैसे बहुत कम रहेंगे। तो वो क्या करेंगे? कस्टमर्स के लिए जो है वो उधार नहीं दे सकते, उनको लोन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। वही अगर सीआरआर कम कर देंगे तो जब वो आरबीआई को कम देंगे तो कस्टमर्स के लिए देने के पास, उनके पास बहुत कुछ होगा, जिसकी वजह से बहुत मनी होगा, तो इसकी वजह से टोटल मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाती है। आगे आप लोगों को समझ में? चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आते हैं एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर में एक बहुत ही मेन डिफरेंस है जो आपको यहाँ समझना बहुत जरूरी है। देखिए एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी आपका कमर्शियल बैंक्स के नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का एक परसेंटेज होता है, लेकिन
शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, खुद के पास रखना होता है। जो भी आप मिनिमम परसेंटेज निकालोगे एसएलआर का, वो आपको अपने पास रखना होगा, खुद के पास रखना होगा। लेकिन सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर में आरबीआई के पास आपको रखना पड़ेगा। बस यही एक इसमें मेजर डिफरेंस है कि ऐसे एसएलआर के जो होते हैं वो आपको अपने पास ही, बैंक अपने पास रखती है। लेकिन जो सीआरआर होता है, आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, वो आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन एसएलआर में आप कैश के फॉर्म में भी रख सकते हो, आप गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो, आप सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकते हो। और जो रेंज होता है एसएलआर का, वो 0 to 40% है, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। ये भी पॉइंट आपका अच्छा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, एसएलआर बढ़ जाता है, वही जैसे सीआरआर बढ़ता है तो एसएलआर बढ़ जाता है। तो आरबीआई अगर एसएलआर बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो है वो बहुत ही कम पैसे बचते हैं कस्टमर्स को देने के लिए, इसीलिए सप्लाई यहाँ पे भी कम हो जाती है। वैसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का सेम है, बट सबको याद रखना ये है कि जो सीआरआर होता है वो आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट करना पड़ता है मिनिमम परसेंटेज। एसएलआर को अपने पास रखना होता है, चाहे वो कैश में रखे, चाहे गोल्ड में, चाहे वो एसएलआर सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है आपकी लास्ट स्लाइड आज की। और आई होप कि आप लोगों को शॉर्ट में चीजें ज्यादा समझ में आई, क्योंकि ज्यादा उस टॉपिक को खींचना नहीं होता है, आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है और इसकी चीजें का ये चीज होती है, ये पॉइंट हमें लर्न करना है। बाकी चीजें कोई काम की नहीं है, अगर आप पढ़ते रहोगे, आपको सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढने हैं, आपको मेन पॉइंट्स ढूंढने हैं, इसी हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। अब बात करते हैं एलएएफ की, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। इसमें क्या होता है कि जो बैंक होती है वो बोरो करती है मनी आरबीआई से थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। ठीक है, यानी रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू वो उधार लेती है आरबीआई से। और टू मेक अ लोन्स टू आरबीआई थ्रू रिवर्स रेपो रेट, उल्टा भी है। इसमें दो चीज है, देखिए किस तरीके से। इसमें रेपो रेट आता है और आपका रीपर्चेस ऑप्शन रेट जिसे बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज वही होती है जब कोई भी बैंक जो है आरबीआई से उधार लेती है, ये आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज होती है। तो दो तरीके से लेती है यहाँ पर, एक तो रीपर्चेस ऑप्शन रेट जिसे रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट का मतलब वो इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई जब आपको लोन प्रोवाइड करेगी शॉर्ट टर्म। तो देखिए एक डिफरेंस यहाँ पे और बता देती हूँ, बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और डिस्काउंट रेट पे होता है, रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जहाँ पे आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक को, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज आपको उसके बदले में देनी पड़ेगी। अब यही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा। अभी तक तो आरबीआई सबको लोन दे रही थी, लेकिन अब आरबीआई खुद उधार ले रही है, किससे, कॉमर्शियल बैंक से। सो रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट का उल्टा है, इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई बोरोज फंड फ्रॉम द एसएसबीज, यानी आपके शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाता है बस, और इसमें और कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी ये मैंने आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बता दिया है, तो क्वालिटेटिव जो है वो आप डायरेक्ट यहाँ से लर्न करिए। थोड़ा सा कुछ थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, बट क्वालिटेटिव से कभी भी अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वांटिटेटिव से आते हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर ओपन मार्केट से आता है, सीआरआर से ज्यादा आते हैं, और आपके रेपो रेट मैचिंग से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी लर्न करना है आपको, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे क्वालिटेटिव में पब्लिसिटी है, राशनिंग है, मोरल सुएशन है, डायरेक्ट एक्शन है, एडजस्टिंग रेट ऑन कंजप्शन लोन है, एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, पब्लिसिटी है। ये आपको ज्यादा याद रखना है। ठीक है, एज इट इज इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए यही स्लाइड्स थी, और शॉर्ट स्लाइड जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ शॉर्ट स्लाइड्स इसलिए रखती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग जो है, मैंने कल जो आपने पढ़ाया, परसों पढ़ाया, वो आप भूलते चले जाएं। अभी मैं यहाँ पे मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने लग जाती हूँ और आप पता चले आगे का आपको याद है और आप पीछे का भूल गए। जब आपको उसको दोबारा आप रिवीजन करोगे तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटी छोटी स्लाइड्स को आप लोग, 15 मिनट की भी स्लाइड है तो 5 मिनट में आप लोग, आप जो है स्पीड इंक्रीज करके आप तुरंत रिवीजन भी कर सकते हो, और बोरिंग नहीं होती। छोटी स्लाइड्स जो होती है उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अगर आप एक टॉपिक अच्छे से भी पढ़ते हो तो भी वो बहुत ही ज्यादा एनफ है आपके लिए। लेकिन अगर आप वही 10 से 15 टॉपिक एक बार में पढ़ते हो पर आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा या आप भूल जाते हैं, तो आपका कोई फायदा नहीं, आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कम पढ़िए पर अच्छे से वो टॉपिक पढ़िए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको जेन्युइनली मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।